नमस्कार दोस्तों, मैं एकता प्रकाश प्रेमचंद जी की कहानी सभ्यता का रहस्य सुनाने जा रही हूँ। प्रेमचंद की रचनाशीलता के विविध आयामों से आज देश का हर पाठक परिचित है। प्रेमचंद मनुष्य की स्वतंत्रता और समानता के प्रकट दिखते हैं और उन सब लोगों का उपहास करते हैं जो मनुष्य के बीच ऊंच नीच का, पृथकता और श्रेष्ठता के वैचारिक एवं भावनात्मक स्तर पर या फिर दार्शनिक स्तर पर समर्थन करते हैं। वर्तमान सामाजिक परिवेश के मद्देनजर ये कहानियाँ अधिक अर्थवान हो उठी हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर हम सबने पढ़ी है। उस कहानी के माध्यम से कथाकार ने न्याय और न्यायकर्ता के उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की स्थापना की है। सभ्यता का रहस्य पंच परमेश्वर की तुलना में कम पढ़ी गई है, कम चर्चित रही है, किंतु यह सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है। न्याय और न्यायकर्ता बिकावे हुए होते हैं और अंतिम शोषण के औजार भी। यह तब भी हो रहा था जब प्रेमचंद लिख रहे थे और देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। पेश है प्रेमचंद की ऐसी ही कहानी, सभ्यता का रहस्य। यूँ तो मेरी समझ में दुनिया की 1000 बातें नहीं आती, जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं। क्या पुरुषों में भी इतनी नज़ाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता। एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें क्यों इतनी कमज़ोर हो गई हैं। दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या कुछ और। लोग किताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन। सभ्यता के लक्षण क्या हैं। सरसरी नज़र से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही ना होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है, लेकिन जरा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हेट कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर बैठकर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं, शराब के नशे में आँख सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वाले को अन्यास छेड़ने की धुन। क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज़ है। उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। मेरे इने गिने मित्रों से एक रात रतन किशोर भी है। वे बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत शिक्षित और बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। 1/4 वेतन तो बंगले ही की भेंट हो जाती है। इसीलिए वे बहुधा चिंतित रहते हैं, रिश्वत नहीं लेते। कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट के किसी दूसरे मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे ना किए जाए रियाया शांति नहीं रह सकती। लेकिन मज़ा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजनामचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह करे। उनके सब पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वह अपने घसियारे दमरी को डांट रहे थे। दमरी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से यहाँ ना आ सका, इसीलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब, जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रह रहे? कल के पैसे कट जाएंगे। दमरी, हुजूर एक मेहमान आ गए थे, इसी से ना आ सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। दमरी, सरकार अब कभी ऐसी खता ना होगी। राय साहब, बकबक मत करो।
दमरी, हुजूर राय साहब 2 रुपये जुर्माना। दमरी चुनौता चला गया। रोज़ा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ गई, 2 रुपये जुर्माना ठोक दिया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ़ कराना चाहता था। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सज़ा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया ना था, उसका दंड। और घर बैठे भत्ते उड़ाने वाले को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि ज़िंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना ही मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता, फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चंट न था। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थे, पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट की रोटियां नहीं मैसर होती थी। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती? अगर सब के सब घर से निकल मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चोर ही में उड़ जाता था। ये सारी तकलीफ़ें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वह रुपया रोज ही क्यों ना कमाए। किसानी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे हुए बैल उसकी माँ रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को बेच कर फिर कहाँ मुँह दिखाने की जगह रह सकती है। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता? काँप क्यों रहा है? दमड़ी, सरकार पेट की रोटी तो पूरे ही नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाओ? राय साहब, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका हूँ, लेकिन ना जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। दम, सरकार बिना आदमी के मुंह दिखाने लायक ना रहो, लड़की की सगाई हो पाएगी, जात बाहर कर दिया जाए। राय साहब, इतनी ही महत्व से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। मेरी तरफ फिर कर मुंशी जी, इस पागलपन का भी कोई इलाज है? जारो मर रहे हैं, पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। मैंने कहा, जनाब यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, ऐसी समझ को दूर से ही सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुस्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था, कई हजार रुपये में पानी फिर जाता था, गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फ़ायदा क्या? मुफ्त में 4-5 हज़ार की चपत खानी पड़ती थी। सारे कस्बे में बाबले मचा, आवाज़ें कसी गई, किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बनाया, लेकिन यहाँ इन बातों की क्या परवाह। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजी बड़ी दिल लगी थी। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो, लकड़ी मुझसे ले। पुश्तों से यह रस्म चली आती थी। वालिद तो दूसरों से दरखत मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं? मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, लेकिन दूसरे का रोना धोना क्यों सुनूं या अपना फ़ायदा देखूं। लकड़ी से कम 500 रुपये सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीज़ों के लिए दिक करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सब है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी या धन पर कुल मर्यादा की बलि देने वाले राय रतन किशोर? राय साहब ने इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियां लगाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गई, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री ने राय साहिबा की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगी। 20,000 की बातचीत थी।
राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो ले लो। राय साहब ने कहा, इतनी बेशर्म ना हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं? माना कि रकम बड़ी है और इससे मैं एक बार की तुम्हारी आए दिन की फरमाइशों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदी बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। स्त्री, यह तो मैंने पहले ही किया था, बिगड़ कर खूब खरी खोटी सुनाई, क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सर रख कर रोने लगी। राय साहब, यह कहा था कि राय साहब से कहूँगी तो वो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते हुए राय साहब ने गद होकर पत्नी को गले लगा लिया। स्त्री, अजी मैं न जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती, रो रो कर जान दे रही है। राय साहब, उससे वादा तो नहीं कर लिया? स्त्री, वादा? मैं तो रुपए लेकर संदूक में रखाई नोट थे। राय साहब, कितनी जबरदस्त अहमक हो, ना मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं। स्त्री, अब क्या देगा, देना होता तो पहले ही ना देता। राय साहब, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है, मुझसे कहा तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर लिए, अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का ना रहूं। स्त्री, तो तुम सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। राय साहब, फिर वही हुई माकत, अरे अब तो जो कुछ होना था हो चुका, ईश्वर पर भरोसा करके जमानत देनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं, जानती हो यह सांप के मुंह में उंगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेशर्म हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ ना डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे मेरी कुछ चलने भी पाए तब ना। इसे मैं जाकर लौटाए देती हूँ, ऐसा, और मैं जाकर जहर खा लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में यह अभिनय हो रहा था, उधर दमरी उस वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत में जुआर काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं है। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी, मोल ले ना सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छील कर खिलाई थी तो, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा, उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमरी को देखते ही दोनों पूछे खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमरी मन महसूस कर रह गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ भी हो नहीं सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब वह 11 बजे रात उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नांद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमरी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर अपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो आईं। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं, वह उन्हें पशु नहीं अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसियां निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमरी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर ना था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफी हो। सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया तो उसे कह दूंगा बैल भूखे थे इसीलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ, फिर ऐसे निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा अपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने को काफ़ी था। चोर उतना ही काटता जितना उसे उठ सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमरी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्जाम में ना फंसाता।
लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोस के एक बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो संदेह हुआ, इतनी रात गए कौन चारा काटता है, हो ना हो कोई चोरी से काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है, खड़ा रह। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही। हाथ पांव फूल गए, कांपते बोला, हुजूर थोड़ा ही सा काटा है, देख लीजिए। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत, है तो चोरी, खेत किसका है। दमड़ी, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठूंगा, लेकिन वहाँ क्या रखा था, पकड़ कर गाँव में लाया और जब वहाँ भी कुछ हत्ते चढ़ता ना दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया, मुकदमा राय साहब क्या इजलास में पेश किया गया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले, यह मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा, साल 6 महीने की सजा हो जाएगी, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहेंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। तू मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सजा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है, इसीलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की है। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया और उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत भी दी। मैंने दोनों वृत्तांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटिलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं तो आप असभ्य, गंवार हैं, बदमाश हैं। यही सभ्यता का रहस्य है। कहानी समाप्त होती है दोस्तों।